डीएनए मित्रों, गाजा और इजराइल के बीच जंग खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन आज गाजा इजराइल को लेकर एक नई जंग भारत में शुरू हुई। यह सियासी जंग है जो देश के दो सबसे बड़े दलों के बीच छिड़ी है और इसकी शुरुआत कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक लेख से हुई। इस लेख में सोनिया गांधी की तरफ से गाजा के लिए प्यार और इजराइल के लिए नफरत भरी हुई है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया, भारत अकेला देश है जिसने गाजा पर चुप्पी साध ली और इजराइल के साथ खड़ा रहा। यह नीति नई दिल्ली पर भारी पड़ने वाली है। बीजेपी को यही बात चुभ गई। उसने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। आज आपको जानना चाहिए, गाजा और इजराइल के नाम पर कौन देश को गुमराह कर रहा है। आज आपको पता चलेगा सोनिया गांधी जो दावा कर रही हैं वो तथ्यों के आधार पर सच है या भ्रम। आज हम दो सरकारों की विदेश नीति का तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे ताकि आप समझ सकें किसकी विदेश नीति भारत के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हुई। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि सोनिया गांधी ने अपने लेख में सरकार की नीति पर क्या लिखा है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत अकेला देश है जिसने गाजा पर चुप्पी साधी है। मोदी सरकार की चुप्पी नैतिक रूप से निंदनीय और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से समझ से परे है। जिस समय दुनिया इजराइल से दूर होती जा रही है, उस समय भारत इजराइल के और करीब होता जा रहा है। हमने फिलिस्तीन, ईरान और मिडिल ईस्ट में अपने ऐतिहासिक सहयोगियों से खुद को अलग कर लिया है। पीएम के इजराइल दौरे पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा इतिहास में एक हैरान कर देने वाली रणनीतिक फैसले के तौर पर दर्ज होगा। सोनिया ने अंत में यह लिखा कि राष्ट्रीय हित का तकाजा है कि भारत गाजा में इजराइल की नरसंहार वाली कार्रवाइयों के खिलाफ बनी दुनिया की राय पर प्रतिक्रिया दे। सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं। सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए। जो इस देश की परंपरा रही है कि न्याय के लिए लड़ना, कमजोर के साथ रहना, मजलूम के साथ रहना, उसको भी आपने तिलांजलि दे दी। मित्रों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने गाजा को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने गाजा को लेकर अपना प्यार जताया। यह पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस ने भारत को इजराइल से दोस्ती तोड़ लेने की नसीहत दी है। कभी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची। कभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में केवल फिलिस्तीन के अधिकारों पर जोर दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के निर्दोष लोगों पर हमास ने हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस सब के बीच भारत के गाजा प्रेमी लोगों को लगता है कि सरकार की नीति इजराइल के पक्ष में। वो चाहते हैं कि भारत को इजराइल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय हित में वो इजराइल से दोस्ती तोड़ने की अपील करते हैं। लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में इजराइल से भारत की दोस्ती कितनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर सरकार के रुख के बारे में भी पता होना चाहिए। मित्रों, पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से गाजा संकट चल रहा है। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया। दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल युद्ध विराम के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। मई 2024 में भारत ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्णकालिक सदस्यता देने का पुरजोर समर्थन किया। सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की और स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का समर्थन किया। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संदेश दिया। सितंबर 2025 में फिलिस्तीन के पक्ष में फ्रांस के प्रस्ताव का समर्थन किया। यहां तक कि फरवरी 2026 में भारत ने इजराइल की वेस्ट बैंक नीति की निंदा करने वाले बयान पर हस्ताक्षर भी किए। अलग अलग मंचों पर फिलिस्तीन को समर्थन देने के अलावा भारत ने उसे मानवीय मदद भी मुहैया कराई। भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच गाजा को 135 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी। साथ ही भारत ने गाजा के लिए यूएन की राहत एजेंसी को $1.25 यानी लगभग 120 करोड़ रुपए भी भेजे हैं। सोचिए, जिस फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुप्पी के आरोप लगाए जाते हैं उसका भारत ने यूएन में समर्थन किया। स्वतंत्र फिलिस्तीन के अपने ऐतिहासिक रुख के साथ बना रहा। फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी भेजी। लेकिन गाजा प्रेमी इससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं भारत इजराइल से अपनी दोस्ती खत्म कर दे। इस्लामिक देशों की तरह भारत भी इजराइल का बॉयकॉट करे, हमास के आतंक पर आंख मूंद ले और इजराइल के पलटवार की निंदा करे। डीएनए मित्रों, भू राजनीतिक उथल पुथल के मौजूदा दौर में कुछ ही देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ऐसी ही दोस्ती भारत और इजराइल की भी है। वो इजराइल जो रक्षा से लेकर तकनीकी तक के मैदान में
भारत का भरोसेमंद साथी है। वो इजराइल जो भारत से दोस्ती के मामले में अगर मगर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि खुलकर भारत का साथ देता है। लेकिन इजराइल से भारत की दोस्ती कांग्रेस को बार बार खटकती है। मित्रों, गाजा में जो भी हो रहा है वो एक मानवीय त्रासदी है। एक भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसे संकट को सिर्फ एक नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। गाजा में बच्चों की जान लेना अपराध है, लेकिन हमास के हमले में इजरायली महिलाओं को जिस हिंसा का सामना करना पड़ा वो भी जुर्म है। भारत का स्पष्ट मानना है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का एकमात्र स्थायी समाधान दो अलग अलग देशों का निर्माण है। इसी से वहां स्थायी शांति हो सकती है। लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर इजराइल को लेकर डबल स्टैंडर्ड देखा गया। हमास के हमले पर चुप्पी साध ली जाती है, जबकि इजराइल की कार्रवाई पर आक्रोश जताया जाता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे इजराइल ने बार बार भारत का साथ दिया है। जब जब भारत पर संकट आया, इजराइल ने न केवल मदद की बल्कि बिना किसी शर्त के मदद की। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, भारत से सहानुभूति जताई थी, भारतीय सेना को हथियार मुहैया कराए थे। उस समय दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे, फिर भी इजराइल ने भारत की मदद की। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत को हथियारों की मदद की। हालांकि 1971 के युद्ध के दौरान इजराइल खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा था, तब भी उसने भारत को हथियार भेजे। सोचिए, अपने लिए हथियार कम पड़ गए, फिर भी इजराइल ने भारत को हथियारों की कमी नहीं पड़ने दी। 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बना। 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या पिछले साल का ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल ने बार बार साबित किया कि वो खुलकर भारत के साथ खड़ा है। सोचिए, जो देश हर युद्ध में भारत के साथ रहा, क्या उसके साथ संबंध खत्म कर लेने चाहिए? मित्रों, आज आपको 53 साल पुराना एक इतिहास भी जान लेना चाहिए। जो कांग्रेस गाजा युद्ध में इजराइल के खिलाफ खुलकर खड़ी है, वो 1973 के योम किप्पुर युद्ध में भी इजराइल के खिलाफ थी। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1971 के युद्ध में इजराइल से मदद लेने के बावजूद 2 साल बाद भारत ने इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध में खुलकर एक तरफा नीति अपनाई। उन्होंने अरब देशों का साथ दिया, जबकि इजराइल की आलोचना की। युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और अरब देशों से हमदर्दी जताई। लेकिन भारत के इस एक तरफा रुख के बावजूद मुश्किल समय में उसे अरब देशों का साथ नहीं मिला। 1973 के युद्ध के बाद तेल के दाम में लगभग 300% की बढ़ोतरी हुई। इस वजह से भारत अभूतपूर्व आर्थिक संकट में फंस गया। लेकिन अरब देशों ने भारत को तेल के संकट से बचाने के लिए कोई मदद नहीं की। भारत जैसे मित्र देश के लिए कोई अलग या रियायती सिस्टम नहीं बनाया गया। यह भारत के लिए एक बड़ा सबक था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस चाहती है कि भारत गाजा और मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान भी इजराइल की निंदा करे। जिस फिलिस्तीन का खुलकर साथ देने की वकालत की जा रही है, आज उसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। भारत ने 1974 में यूएन में ऑब्जर्वर का दर्जा पाने की फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ की कोशिश का समर्थन किया। 1975 में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने पीएलओ को औपचारिक रूप से राजनीतिक मान्यता दी और दिल्ली में पीएलओ का दफ्तर खोला गया। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। लेकिन इसके बावजूद हमास भारत विरोधी रुख अख्तियार करता रहा। फरवरी 2025 में हमास के खालिद कदूमी ने पीओके में भारत विरोधी भाषण दिए। हमास ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद से हाथ मिलाए। सोचिए, जो संगठन गाजा की लड़ाई लड़ रहा है वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के खिलाफ वो लश्कर और जैश की साजिशों में साथ देता है। दूसरी तरफ इजराइल हर मौके पर भारत का साथ देता है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने इजराइल का साथ देने से परहेज किया था। 1947 में भारत ने इजराइल की स्थापना के विरुद्ध यूएन में वोट दिया था। 1950 में इजराइल को मान्यता तो दी, लेकिन दूतावास खोलने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि भारत अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहता था। दोनों देशों के बीच 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए, यानी आजादी के बाद 45 साल लग गए। लेकिन 2014 के बाद भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग अलग देखना शुरू किया, यानी एक देश से संबंध में दूसरे देश को आड़े नहीं आने दिया। 2017 में पीएम मोदी ने इजराइल की यात्रा की। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया और उसके बाद ये दोस्ती लगातार आगे बढ़ती गई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि भारत को इजराइल की निंदा करनी चाहिए। वास्तव में भारत की इजराइल नीति कई दशकों तक वोट बैंक की राजनीति से चलती रही है।
भारत में एक वर्ग गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे को धर्म से जोड़ता है। उनके मुताबिक इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। उनके लिए गाजा से बढ़कर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देश की कुछ पार्टियों की राजनीति भी इसी नैरेटिव पर आधारित है। गाजा और राफा के मुसलमानों के लिए आंसू टपकाने वाले, क्या हिंदू जब ढाका में मारा जाता है उसके लिए एक शब्द बोल पाते हैं? हमास के लिए आर्टिकल लिखा जाता है, रेजोल्यूशन पारित होता है, और जो बेचारे हिंदू मारे जाते हैं बांग्लादेश में, उसके विषय पर क्योंकि वोट बैंक के तराजू पे विदेश नीति को तोलते हैं तो बोलते नहीं हैं। मित्रों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन ने कहा था, हमारा कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं है, केवल हमारे हित ही स्थायी हैं और इन हितों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इसका यह मतलब है कि विदेश नीति का मकसद राष्ट्रीय हित सबसे पहले होना चाहिए। आज भारत वही कर रहा है। ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान भी विदेश नीति को लेकर भारत पर दबाव डाला गया, लेकिन भारत ने इस दौरान सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखा। युद्ध के दौरान भारत ने किसी एक पक्ष का साथ देने के बदले शांति और स्थिरता का माहौल बनाने की अपील की। यही वजह है इजराइल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं, और ऐसा भी नहीं कि ईरान हमारा दुश्मन बन गया। ईरान भी भारत का अच्छा दोस्त बना हुआ है। युद्ध के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। वहीं युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पेट्रोलियम मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने सर्वोच्च नेता खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा है। दूसरी तरफ यूएई और ओमान जैसे अरब देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। यानी एक तरफ भारत की दोस्ती ईरान से बनी हुई है, तो दूसरी तरफ ईरान के दुश्मन इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं। रूस और यूक्रेन के मामले में भी भारत की यही स्थिति रही है। भारत की विदेश नीति इस समय मल्टी अलाइनमेंट यानी सभी के साथ जुड़ने की है, किसी एक का पक्ष लेने की नहीं है। वैसे भी हमारी विदेश नीति का मूल क्या रहा है? गुटनिरपेक्ष, यानी किसी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। और आज यही दिखाई दे रहा है। भारत का राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सच को समझ चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। इसी महीने जब फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर कहा। यानी जब देश हित की बात आती है तो वो बेहद सख्त हो जाते हैं। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसी तरीके की बात दोहराई है। उन्होंने महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की तारीफ की, साथ ही अगले साल राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की उम्मीद भी जताई। हम प्रधानमंत्री मोदी और उनके किए गए कामों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक ग्लोबल पावर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। अब ग्लोबल स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों में भी भारत को अहमियत दी जा रही है।